Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 13th of October 2023 and एक announcement है UPSC Analyzer एक mentorship series को start कर रहा है. Mentorship series में mainly 3 parts होंगे. First part क्या है तो आपको comprehensively current affairs कवर किए जाएंगे. करंट अफेयर्स वेरियस सोर्सेज से कवर किए जाएंगे. जो भी सोर्सेज रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए उनसे कॉम्प्रहेंसिवली करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा. प्रीलिम्स बेस्ड एंड मेंस बेस्ड दोनों. और आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी. सेकंड पार्ट इसका क्या होगा तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज होगी जिसमें जो भी प्रीलिम्स के लिए टॉपिक्स रेलेवेंट हैं उनको डिस्कस किया जाएगा. +10 एफएलटीज होंगे. एंड थर्ड पार्ट मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी. तो बेसिकली जो यूपीएससी एनालाइजर का मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें आपको ये तीनों ही चीज़ें मिलेंगी. तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो. 1 टाइम पेमेंट 5000 की है एंड पर मंथ पेमेंट 1000 की है. करंट अफेयर्स कहाँ से कवर किए जाएंगे तो 1 जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2024 तक सारे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो. आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी. एंड अगर आपको सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ चाहिए एंड हाईलाइटेड पीडीएफ प्लस नोट्स रिलेटेड टू इंडियन एक्सप्रेस ओनली तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. उसकी भी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी. अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है नो ब्रेक इन गाजा सीज अंटिल होस्टेजेस फ्रीड. तो जो इज़राइल है ये लगातार अटैक कर रहा है गाज़ा पर और पानी बिजली सब कुछ बंद कर दिया गया है गाज़ा का. तो बेसिकली यहाँ पर जो भी रेड क्रॉस है तो रेड क्रॉस ये कह रहा है कि अब पानी वानी तो स्टार्ट कर दो. यहाँ पर लोग मर रहे हैं. यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है वो ओवरवेलम हो चुके हैं. तो इज़राइल का बेसिकली ये कहना है कि हम यहाँ पर ह्यूमन एनिमल से डील कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट नहीं दिखाने वाले हैं. जब तक होस्टेजेस को फ्री नहीं किया जाता है ये अटैक ऐसा ही चलता रहेगा. और जो गाज़ा की सीज़ है उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी. Israel said Thursday there would be no humanitarian exceptions to its siege of the Gaza Strip until सारे होस्टेजेस को फ्री नहीं कर दिया जाता है. तो बेसिकली जो हमास हैं ये 150 इजरायली नागरिकों को अपने साथ होस्टेज बनाकर ले गए थे. रेड क्रॉस ने प्लीट किया है कि फ्यूल तो अलाउ कर दो. हॉस्पिटल्स यहाँ पर ओवरवेलम बन गए हैं. द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ये गए हुए थे इसराइल में और इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हम इसराइल के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं. इसराइल हैज़ वाउड टू एनिहिलेट द हमास मूवमेंट जो कि रूल करता है गाज़ा स्ट्रिप को इन रिट्रीब्यूशन. जो कि बेसिकली यहाँ पर हमास ने डेडलीस्ट अटैक किया था और लगभग यहाँ पर अभी तक 1000 इजरायली सिटीजन्स की जान जा चुकी है. शोल्स ईरान रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग हमास ग्रो टू अ पॉइंट ऑफ अटैकिंग. लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है. लेकिन ऐसा वेस्टर्न नेशंस कह रहे हैं कि एक्चुअली ईरान ने हेल्प की जिसकी वजह से हमास ये अटैक कर पाया है. German Chancellor Olaf Scholz said on Thursday Iran bore responsibility for helping Hamas grow to the point where it launched last weekend's attack on Israel as he announced a crackdown on organizations जो कि यहाँ पर ईरान को हेल्प करते हैं. वाइल हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ईरान ने ऑपरेशनली सपोर्ट किया इस अटैक को. इट इज़ क्लियर कि बिना ईरानियन सपोर्ट के जो हमास है वो इस अटैक को लॉन्च ही नहीं कर पाता. तो कोई तो हमास को यहाँ पर सपोर्ट कर ही रहा है. पुतिन विजिट्स किर्गिस्तान इन फर्स्ट फॉरेन ट्रिप सिंस अरेस्ट वारंट बाई आईसीसी. तो यहाँ पर पुतिन ने किर्गिस्तान को विजिट किया है. ये आपके ना ही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको आप मत डिस्कस करो. बस आपको यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पता होना चाहिए तो इसके बारे में आप पढ़ लेना. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आप पीडीएफ बाई करोगे इसमें तो आपको मिलेगा ही. श्रीलंकन says it has a deal on its China debts. तो बेसिकली जो श्रीलंका है इसके ऊपर $46 बिलियन का डेट है जिसमें से 52% जो है ये चाइना का है. तो श्रीलंका में लास्ट ईयर क्राइसिस आ गई थी जिसको हमने डिस्कस किया था. फ्यूल के लिए भी इनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे. इनके फॉरेक्स रिजर्व 0 हो गए थे. तो अभी बेसिकली श्रीलंका ने चाइना के साथ डील हुई है इनकी कि जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी लगभग $4.2 बिलियन की जिसकी वजह से आसानी से IMF से लोन ले सकें. डिप्लोमेटिक टाइट्रोप डेली रेड फ्लैग्स टेरर रीट्रेट्स स्टैंड ऑन पैलेस्टीन. तो जिस दिन ये अटैक हुआ था हमास का उस दिन प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट से ट्वीट होता है कि हम इसराइल के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं और ये जो टेररिस्ट अटैक्स है हम इनको कंडेम करते हैं. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी हमने बातें कही इसमें पैलेस्टीन का इशू कहीं नहीं आया कि हम पैलेस्टीन के कॉज के साथ भी खड़े हैं. तो अभी इसको ही और नुआंस्ड बनाया गया है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से स्टेटमेंट आ चुका है. स्टेटमेंट ये है यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल भी वॉर क्राइम्स कर रहा है कि बेसिकली सिर्फ गाजा स्ट्रिप में हमास तो नहीं रहता है.
पैलेस्टीनियन लोग भी तो रह रहे हैं, तो 20 लाख पैलेस्टीनियन लोग जिनके लिए आपने पानी बंद कर दिया, आपने उनके लिए बिजली बंद कर दी, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? हॉस्पिटल्स में मेडिकल सप्लाईज नहीं जा पा रही हैं, बॉर्डर हर तरफ से क्लोज है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो देयर इज़ अ यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन कि ऑब्जर्व करना है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एंड देयर इज़ ऑल्सो द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टेररिज्म से फाइट करना है, तो जो हमास टेररिज्म फैला रहा उससे भी फाइट करना है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों के राइट्स हैं उनको भी इंश्योर करना है। द फ्रेज यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज सीन एज एम्ड एट इजराइल, कि इजराइल जिस तरीके से सीज कर दिया है गाजा को, ये भी कहीं ना कहीं गलत ही है। रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 5.02%, तो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है 6% से नीचे आ चुका है, तो आरबीआई की लिमिट में आ चुका है। और जो आईआईपी है ये भी 14 मंथ हाई है। While retail inflation is below the RBI's upper limit of 6%, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या अंतर होता है? तो एक्चुअली जो कोर इन्फ्लेशन होता है इसमें फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता है। वी कांट किल चाइल्ड, नीड टू बैलेंस आउट राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, तो ये केस हम 2-3 दिन से ट्रैक कर रहे हैं एक्चुअली। तो हमने डिस्कस किया था बेसिकली यहाँ पर एक महिला है जो कि 26 वीक प्रेग्नेंट है एंड ये अबॉर्ट कराना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा है उसमें हार्ट बीट आ चुकी है। तो एक तरफ तो मदर के राइट्स हो गए, दूसरी तरफ इस बच्चे के राइट्स हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि राइट्स को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर मदर को ये लगता है कि वो इसकी केयर को इंश्योर नहीं कर सकती तो हम अडॉप्शन के लिए दे देंगे, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर सेइंग येस, कनाडा स्पीकर स्किप्स G20 मीटिंग, तो कौन सी G20 मीटिंग होने वाली है? तो एक्चुअली जो पार्लियामेंट्स होती है उनकी भी G20 में एक मीटिंग होती है जिसको P20 बोलते हैं। तो P20 में पहले कनाडा के स्पीकर ने बोला था वो आएंगे, अब कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 आइज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कनाडा है ये एक्चुअली ये कह रहा था कि 5 आइज़ की इंटेलिजेंस शेयरिंग से हमें पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 5 आइज़। 5 आइज़ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है। कौन कौन से कंट्रीज़ है? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पेशेंट्स पेइंग फॉर इम्प्लांट्स एक्सेट्रा। तो अगर आप कभी हेल्थ के बारे में लिख रहे हो कि गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर कैसा है, तो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हमारे पास इम्प्लांट्स नहीं है, आप कहीं बाहर से लेकर आओ, तो वो प्राइवेट से लेकर आएंगे महंगे दामों में। तो ये सब किया जाता है। आगे हम चलते हैं। इन बैटल ग्राउंड तेलंगाना BRS BJP कांग्रेस फाइंड कॉमन ग्राउंड, की अगर कोई भी यहाँ पर पार्टी जीती तो सबने प्रॉमिस कर दिया कि हम 10% कोटा देंगे ट्राइबल्स को। ठीक है, 10% कोटा दे देंगे ट्राइबल्स को। अगर हम बात करें जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब ये लोग यूनाइटेड थे ना, तो उस समय जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन थी 6%, तो उसकी प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन ठीक था। लेकिन जब ये तेलंगाना डिवाइड हो गया तो एक्चुअली तेलंगाना में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इस प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से सारी पार्टीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं कि हम ट्राइबल्स के लिए कोटा इंक्रीज़ कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो कोटा ही 50% से ब्रीच हो जाएगा। इंद्रसानी केस में ये कहा गया था कि जो कोटा वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें जनहित अभियान केस में, जिसमें EWS को अपहेल्ड किया गया था, जो EWS को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन वो जो रिजर्वेशन दिया गया था वो एक्चुअली इकोनॉमिक बेसिस पर दिया गया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड के बेसिस पर क्या रिजर्वेशन 50% को ब्रीच कर सकता है? तो इसको जुडिशियरी इंटरप्रेट करेगी, फिर पता चलेगा। रिपोर्ट ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बिहार में ब्राइब ली जा रही है, बंगाल में कट लिए जा रहे हैं, MP में एक्सटॉर्शन हो रहा है स्कीम्स के नाम पे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मनरेगा में भी एक्चुअली कैसे यहाँ पर फंड्स को साइफन ऑफ किया जा रहा है। सिमिलरली हमको प्रधानमंत्री आवास योजना में भी देखने को मिल रहा है। A political party taking cut money for funds in West Bengal, Panchayat officials collecting bribes in Bihar, the stopping of funds by a village secretary in Rajasthan, and the Sarpanch forcibly taking funds in MP. तो नेशनल लेवल मॉनिटरिंग ने बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन देखा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, और ये सारी यहाँ पर फाइंडिंग्स रही हैं। तो फेज़ 1 में हमने देखा कि रेंट सीकिंग बिहेवियर हो रहा, करप्शन हो रहा है, दो स्मॉल है नंबर में लेकिन हो तो रहा ही है। प्रियंका प्रॉमिसेस फ्री एजुकेशन स्टाइपेंड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, कास्ट सेंसस एंड MP। तो कहीं भी आप स्कीम्स लिख रहे हो कि किस तरीके की स्कीम्स होनी चाहिए, तो अगर आपको कहीं लगे तो आप ये स्कीम कोट कर सकते हो। पढ़ो और पढ़ाओ योजना। इस प्लान में क्या किया जाएगा? जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 8 तक हैं उनको हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे। क्लास 9 10 1000 रुपये दिए जाएंगे। 11 12 1500 रुपये दिए जाएंगे। अब क्या ये फ्री भी है, ये आपको सोचकर बताना है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर टॉप्स एंटी टेरर मीट टॉक्स। तो बेसिकली यहाँ पर दिल्ली में जो है ये एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस होने वाली है स्पेशल फोर्सेस की, और बात करेंगे कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर क्या है इन द लाइट ऑफ ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट जो कि चल रहा है, जैसे कि इजराइल में चल रहा है। इरानियस मेलाफाइट इंटेंट। तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2023 रैंक है 111th आउट ऑफ 125, बहुत ख़राब रैंक है। लेकिन एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने इस रैंक को रिजेक्ट कर दिया। क्यों?
क्योंकि जो भी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर है चाइल्ड मोर्टालिटी, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि चाइल्ड मोर्टालिटी सिर्फ हंगर की वजह से नहीं होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से चाइल्ड मोर्टालिटी होती है। तो यहाँ पर फैक्टर्स कैसे, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टालिटी, स्टंटिंग कैसी है, वेस्टिंग कैसा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्टिंग आपको मिलेगी, हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड 18.7%, जो कि रिफ्लेक्ट करता है अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। द इंडेक्स रिलीज्ड ऑन थर्सडे ऑल्सो स्टेटेड दैट इंडिया हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड एट 18.7%। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे का वजन है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है उसकी हाइट के। द मिनिस्ट्री फॉर द सेड कि जो बाकी दो इंडिकेटर्स है, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, अंडर नरिशमेंट, अनीमिया, चाइल्ड मोर्टालिटी और आउटकम्स ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस जैसे कि जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इनटेक अपार्ट फ्रॉम हंगर। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर चाइल्ड मोर्टालिटी हो रही है तो वो सिर्फ हंगर की वजह से ही हो रही है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। गाज़ा वॉर एंड मार्केट्स, तो मार्केट्स के ऊपर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है लेकिन कॉशन की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जायंट ओजोन होल फाउंड ओवर अंटार्कटिका, रीज़न टू वरी, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल मिला है जो कि हर साल मिलता है, कोई नई बात नहीं है। ओजोन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो ओजोन आपको स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, हमें यूवी लाइट से बचाती है। यूवी की वजह से स्किन कैंसर हो सकते हैं, स्किन डिजीजेज हो सकते हैं। इसको लेकर वियना कन्वेंशन साइन हुआ था। वियना कन्वेंशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुए थे जिसमें सीएफसी को एलिमिनेट करने की बात की गई थी, फिर सीएफसी को रिप्लेस किया एचएफसी से। लेकिन एचएफसी में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि इससे ओजोन डिप्लीशन तो नहीं हो रहा था लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। अब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किगाली अमेंडमेंट किया जाता है कि हम इसको भी रिप्लेस करेंगे। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट, और ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, हमें यूवी रेस से बचाती है। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर में 5 मेजर लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। व्हाट इज कॉमनली रेफर टू एज द ओजोन लेयर इज अ रीजन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ओजोन की हाईएस्ट है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई होल हो जाता है, जो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। ऑल्दो इवन इट्स द layers thickest there are no more than a few molecules of ozone, nonetheless this layer is critical क्योंकि ये हमें harmful UV rays से बचाती है जो कि सन से आती है। What is then ozone hole? तो ozone hole is actually an area जहाँ पर concentration of gas deplete हो गई है। This depletion was first noticed in the early 1980s and considered by scientists at the time the greatest existential threat to life on Earth. By the mid 1980s साइंटिस्ट ने फिगर आउट कर लिया कि एक्चुअली ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस करेंगे। तो क्या वरी का रीज़न है, तो एक्चुअली वरी का रीज़न नहीं है क्योंकि जो ओजोन होल की बात की जा रही है ये वाइल्ड फायर की वजह से हुआ है। तो वाइल्ड फायर नहीं होंगे तो अपने आप ही ये सही हो जाएगा। और वैसे भी हमने रिपोर्ट डिस्कस की थी, एक्चुअली ये जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल है ये 2066 तक पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमास एंड इजराइल। तो हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डिक्लेयर किया गया है बाय द यूएस। तो हमास और इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट 1987 में फाउंड किया गया था एज अ पॉलिटिकल आर्म ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड। जब फर्स्ट इंतिफादा होती, इंतिफादा का मतलब होता है अपराइजिंग, तो पैलेस्टीनियंस की जो अपराइजिंग थी उसको बोलते हैं फर्स्ट इंतिफादा। ये जो अभी चल रहा है इसको थर्ड इंतिफादा कहते हैं। अ पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। Following Israel's withdrawal from the Gaza Strip, particularly after हमास ने कंट्रोल ले लिया स्ट्रिप का बाई डिफेटिंग फतह। तो फतह बेसिकली ये भी पैलेस्टीन्स का एक रिप्रेजेंटेशन ग्रुप ही है, ऐसे PLO है, फतह है। अब फतह को तो इन्होंने हरा दिया था तो जिसकी वजह से हमास ने पूरा कंट्रोल ले लिया था गाजा स्ट्रिप का। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑफकोर्स हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। हमास ने क्यों अटैक किया अक्टूबर 7 को? तो पहला ये हमास ये दिखाना चाहता था कि हमास ही लेजिटिमेट अथॉरिटी है जो कि पैलेस्टीन के कॉज को उठाएगी, ना कि ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, ये जो अरब वर्ल्ड है ना, ये क्या कर रहा था, ये इजराइल के साथ रिलेशंस को सही करने की कोशिश कर रहा था। जैसे सऊदी के साथ डील हो रही थी, अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, तो हमास को ये लग रहा था कहीं अरब वर्ल्ड हमारे कॉज को पीछे ना छोड़कर अपने रिलेशंस को ना इम्प्रूव करने लग जाए, जिसकी वजह से हो सकता है हमास ने यहाँ पर अटैक किया हो। और बाकी ये कि जो इजराइल है वो इनके राइट्स लेता रहता है और जिसकी वजह से कभी ना कभी तो लोग रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। तो तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है। तो देयर हैज़ बीन नो मूवमेंट ऑन द स्टॉल्ड इजरायली पैलेस्टीनियन पीस टॉक्स, पहला पॉइंट ये बताया गया है। दूसरा, फॉर्म्ड इन दिसंबर 2022 इज कंसिडर्ड द मोस्ट हार्ड लाइन इन द हिस्ट्री। तो जो इसराइल में सरकार है बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन गवर्नमेंट है। इट हैज़ टॉक्ड फॉलोइंग द एक्सपेंशन ऑफ द जूइश सेटलमेंट, और वेस्ट बैंक से भी यहाँ पर पैलेस्टीनियंस को हटाया जा रहा है जो कि एक रीज़न हो सकता है। और तीसरा वही जो मैंने आपको बताया कि पीस डील साइन हो रही है। एन इंडियन वॉर हीरो इन इटली, तो बस आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने इनको ट्रिब्यूट दिया है, VC यशवंत गड़गे।
तो एक्चुअली इनका क्या रोल था, तो इटली के लिबरेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, that of the participation of Indian soldiers in the campaign to liberate Italy. However, these soldiers have long been relegated to relative obscurity. लेकिन अभी इटली ने इनको लेकर एक मेमोरियल भी बनाया है। तो ये सब कुछ आपको प्रीलिम्स के फैक्ट एक पता होना चाहिए। अभी 2023 से फैक्ट बेस्ड पेपर आने लगे, वैसे तो इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है। नेक्स्ट जॉब्स स्टिल, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो बड़ा है, लेकिन किस तरीके की जॉब्स मिल रही हैं, इनफॉर्मल तरीके की जॉब्स मिल रही हैं। बाकी यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, जो सैलरीड वेजेस हैं, जो सैलरीड जॉब्स हैं, ये लगातार कम हो रही हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऊपर गया है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस ओवर द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। तो इश्यू ऑफ जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, पैंडमिक की वजह से इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ था, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हुआ था, मास माइग्रेशन हुआ था, लोग अपने गांव वापस चले गए थे। एज पर द सर्वे, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यहाँ पर रिलीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है। However, the survey also documents a decline in the share of the regular wage salaried employment and a rise in self-employment. ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 49.8% से 57.9% हो गया है। जो पार्टिसिपेशन रेट है रूरल अर्बन एरियाज दोनों में बढ़ा है। मच ऑफ दिस इंक्रीज हैज़ बिन ड्रिवन बाई फीमेल्स, तो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। वाइल दिस कुड बी एनकरेजिंग कि यहाँ पर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट कम था तो यहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, लेकिन ये भी है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया, क्योंकि अगर इंडिया में पेट्रियार्की बहुत तरीके से फंक्शन करती, तो अगर विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं फैमिली की इनकम डाउन हुई है, जिसकी वजह से विमेन को भी अभी एम्प्लॉयमेंट सीख कर रही हैं। तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। वायलेंस ऑफ प्योर आइडेंटिटी ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑल आर पार्लियामेंट्स, तो P20 की मीटिंग होने वाली है, जिसमें क्या क्या एजेंडा है। तो एक्चुअली यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाएगी कि पार्लियामेंट कैसे मदद कर सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, उसके अलावा जेंडर इक्वालिटी की बात की जाएगी, और लोगों की ज़िंदगियों में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। फिर यहाँ पर मिशन लाइफ की बात की गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। काउंट डू नॉट काउंट, तो बेसिकली जो इंडियन एक्सप्रेस है इसने एक फोर्टनाइटली कॉलम शुरू किया, जिसमें अस वर्सेस देम इस तरीके का आर्टिकल नहीं आएगा क्या दिस वर्सेस दैट, बल्कि ये आएगा कि क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए। तो कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए, तो एक ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू इस तरफ होगा और दूसरे का क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्यों होना चाहिए उसके बारे में क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई डिजीज़ है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे कि क्यों डिजीज़ है, जिसकी वजह से आप उसकी अच्छे से डायग्नोसिस कर सको। ठीक है, फिर आप ये देखोगे कि क्या डिजीज़ को डिटेक्ट करना रियल लाइफ कंडीशंस में फिजिबल है, क्या मटेरियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, और 5 क्या इन्वेस्टिगेशन बहुत रिस्की तो नहीं है। अगर ये पांचों फैक्टर्स आपके पॉजिटिव में, तो ऑफकोर्स आप उस डिजीज़ को डायग्नोस करोगे। तो इंडिया में क्या डिजीज़ है, इंडिया में डिजीज़ है कास्ट। आपको हर जगह कास्ट मिलेगी। तो कास्ट अपीयर्स टू बी एन इशू इन इंडियन सोसाइटी। कास्ट सिस्टम इज़ द डिजीज, और कास्ट इनइक्वालिटीज़ को एराडिकेट करने की ज़रूरत है। तो आप कैसे इराडिकेट करोगे, पहले आपके पास डेटा तो होना चाहिए ना उसको रिलेटेड कि ओबीसीज कितने हैं यहाँ पर। तो मोस्ट ओपोनेंट्स ऑफ द कास्ट सेंसस ऑल्सो अज्यूम, एज मैनी सपोर्टर्स अज्यूम दैट इट इज़ जस्ट अ सिंपल हेड काउंट ऑफ द डिफरेंट कास्ट। लेकिन सिर्फ सिंपल हेड काउंट नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है कास्ट का फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण पेट्रियार्की अलग होती है फ्रॉम द दलित पेट्रियार्की। तो एक्चुअली सेंसस इज अ स्टोर हाउस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी लेयर्ड इन्फॉर्मेशन। इट रिकॉर्ड्स कि एज क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है किसी पर्सन का। द डेटा इज नॉट ओनली रेलिवेंट बट नेसेसरी है, तभी तो आप पॉलिसी बना पाओगे जिसकी वजह से आप सोशल इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सको और हम कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ सकें। द सेंसस प्रोवाइडेड एज द डेटा, जो कि हमें जेंडर हायरार्की के लिए ज़रूरत है, रूरल अर्बन इनइक्वालिटी कितना है। द ओनली पीस मिसिंग फ्रॉम दिस डेटा कि हमारे पास ओबीसी का डेटा नहीं होता, हमारे पास जो कास्ट सेंसस होता है उसमें SC ST का डेटा होता है, लेकिन ओबीसी का डेटा नहीं होता है। और इतना भी कठिन नहीं है अगर हम कहें कास्ट सेंसस करना, क्योंकि बिहार ने कुछ महीनों में ही कास्ट सेंसस करके डेटा भी रिलीज़ कर दिया। डर क्या है, तो डर यही है कि कास्ट सेंसस की वजह से कहीं कास्ट क्लीवेजेस और कास्ट कॉन्शियसनेस ना बढ़ जाए। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो आपका डर है और जो बेनिफिट है, तो बेनिफिट यहाँ पर आउटवे कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। तो बेनिफिट ज़्यादा तो एक्चुअली आपको यहाँ पर कास्ट सेंसस करना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि कास्ट कॉन्शियसनेस नहीं है, कास्ट कॉन्शियसनेस अभी भी है लोगों में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अभी भी होती है। तो देर इज सम मेरिट टू दिस कंसर्न इफ इट इज़ नॉट ओवरप्लेड। वी नीड टू रिमेंबर दैट एवरीवन इन अ विलेज, बस्ती वो जानता है कि दूसरे की कास्ट क्या है। वी शुड ऑल्सो आस्क वाई रेगुलर सेंसस enumerates of language and religion and indeed of caste within SC/ST has not caused the explosion that it is feared from the enumeration of OBCs in the upper caste। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं, यहाँ पर कास्ट सेंसस कर लो। दूसरे ऑथर ने ये बोला कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो ऑथर ने कहा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को, लेकिन इक्वालिटी की वजह से एक्सीलेंस जो है ये अंडरमाइन नहीं होना चाहिए।
A good democracy doesn't face citizens but counts them. Everybody is equal and judged as individuals, ना कि उनको ये मानेंगे कि ओबीसी का बंदा है, ये एससी का है, ये एसटी का है. The challenge lies in the gap between this ideal and the reality. But is discrimination between applicants for jobs and education the most effective policy? क्या डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत है या सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है? तो ऑथर का ये कहना है सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है. ये सिनिकल अटेम्प्ट किया जा रहा है कास्ट सेंसस करके लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है. Laws that make discrimination based on caste, gender and religion illegal find it hard to coexist. तो इसका मतलब क्या, हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत थी नहीं. हमारे यहाँ पर जो फोर फादर्स है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, क्या उन्होंने गलती कर दी थी? एक्चुअली उन्होंने गलती नहीं की, उस समय रिजर्वेशन की ज़रूरत थी. लेकिन क्या होता है कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसके लिए आपको दवाई दी जाती है, लेकिन दवाई का एक डोज होता है. अगर उस डोज से ज़्यादा दवाई दे दी जाए तो वो फेटल भी हो सकती है. तो यही हमें रिजर्वेशन के साथ भी करना है. एक्चुअली रिजर्वेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है. ये सब कुछ ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है. दे रिकॉग्नाइज दैट वोटिंग वॉज ओनली वन स्टेप इन क्रिएटिंग इक्वालिटी एंड दैट सम डिस्क्रिमिनेशन दो अनडेमोक्रेटिक वॉज टेम्परली नेसेसरी. As every doctor knows कि dose makes a poison, anything powerful enough to help has the power to hurt. अगर डोसेज यहाँ पर बहुत कम है या बहुत लंबे समय के लिए दी गई है तो इक्वालिटी विदाउट एक्सीलेंस ना ही सस्टेनेबल है ना ही सेटिस्फाइंग है. तो ये ऑथर का बेसिकली यहाँ पर कहना है. नेक्स्ट है यहाँ पर अ केस ऑफ अर्थमोफोबिया. तो ऑथर ने ये कहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट, इसको अर्थमोफोबिया है, मतलब नंबर से डर लगता है. डेटा नहीं रिलीज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल सेंसस नहीं किया है, कास्ट सेंसस नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछो तो कह देते हैं हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एक्सपेंडिचर सर्वे नहीं करा रहे हैं. तो ये सब ऑथर का कहना है. अरुंधति रॉय को प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ा है, वो स्टेटमेंट जो कि उन्होंने 2010 में दिए थे. बाकी यहाँ पर न्यूज़ क्लिक के जो एडिटर्स हैं उनके घर के ऊपर रेड पड़ रही है. तो ये सब कहा गया, लेकिन इनको डेटा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. फिर ये बताया गया पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का एजेंडा जो है वो 2 दिन पहले बताया जाता है, उससे पहले बताते ही नहीं है. द डेविल इज़ द लैक ऑफ डेटा. द हॉरर्स ऑफ द मिड 2021. अभी तक हमें यही नहीं पता कि पैंडमिक में कितने लोगों की जान गई, ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से कितने लोगों की जान गई. तो द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ अ क्रॉनिक केस ऑफ अर्थमोफोबिया. द करेक्ट टर्म फॉर द फियर ऑफ नंबर्स. इवेशन ऑफ डेटा इज नॉट अबाउट सिंपली नॉट नोइंग. बेसिकली यहाँ पर डेटा को कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है. सेंसस 2 साल लेट चल रहा है. माना कि पैंडेमिक था, लेकिन अभी क्यों लेट हो रहा है, अब जल्द से जल्द करा लेना चाहिए. ये सब ऑथर का कहना है. अब इसे प्रॉब्लम कैसे, प्रॉब्लम ये है कि 2011 के डेटा के बेसिस पर यहाँ पर पॉलिसी बनाई जा रही हैं. 2011 के डेटा को अकाउंट में लेकर यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स इंश्योर कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्सक्लूड हो रहे हैं. तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक्चुअली लोग हैं जो कि एक्सक्लूड हो रहे हैं फ्रॉम द स्कीम्स जिसकी इनको ज़रूरत है. विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें तो जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक यहाँ पर विमेन को रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा पार्लियामेंट में. इकॉनमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, बस एक न्यूज़ है जो कि हम देख लेते हैं. तो G20 पैनल ऑन MDB सजेस्ट कि प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच से कंट्री प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूव करने की ज़रूरत है. इसका मतलब क्या है? तो MDB क्या है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स. तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स अभी क्या करते हैं? एक्चुअली किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं. जैसे कि आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक जो है वो अटल भूजल योजना को सपोर्ट करता है, ठीक है. G20 पैनल क्या कह रहा है कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच से हटकर कंट्री प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूव करने की ज़रूरत है. मतलब आपको सेक्टर को पुश करने की ज़रूरत है. जैसे कि इंडिया में अगर क्लीन वाटर की दिक्कत है तो आपको क्लीन वाटर एज अ सेक्टर इसको हेल्प प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हेल्प प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. तो द G20 expert panel on strengthening multilateral development banks wants these institutions to shift from an approach of individual projects and prioritize programs identified by the national governments with sectoral focus and long-term transformative plans. तो ये इनका सजेशन है. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.